नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली चुनाव के बारे में, क्योंकि दिल्ली चुनाव में 17 तारीख को ही नॉमिनेशन की आखिरी डेट है और 17 से पहले पहले ही सबको अपने कैंडिडेट उतारने हैं, अपना नामांकन भरना है। इसके बाद में कोई भी नामांकन नहीं भरा जाएगा और आज 16 तारीख है। ऐसे में अभी तक भी कुछ संशय जो है पार्टियों के अंदर बने हुए हैं कि किसके साथ गठबंधन करना है, क्या सीट शेयरिंग रहने वाली है, इसको लेकर के अभी भी संशय बने हुए हैं। क्योंकि आज ही बीजेपी ने अपने 9 प्रत्याशियों की भी एक लिस्ट जारी की है, चौथी सूची जारी की है, लेकिन ऐसे में 2 कैंडिडेट अभी बीजेपी ने खाली छोड़ दिए हैं। यानी कि 70 विधानसभा सीटों में से 68 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन 2 सीटों को अभी खाली छोड़ा गया है। जबकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 2 सीटें आखिर किसके लिए छोड़ी गई हैं, क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार की भी अगर हम बात करें, 2020 के चुनाव की बात करें, तो पिछली बार भी 2 सीटें जेडीयू को दी गई थी और इस बार भी नीतीश कुमार तो पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। काफी अटकलें लगाई जा रही थी और ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार अकेले जो है दिल्ली में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन न तो नीतीश कुमार ने कोई अपना प्रत्याशी उतारा, बल्कि नीतीश कुमार की जगह चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, रामदास अठावले ने अपने प्रत्याशी उतार दिया, अजीत पवार ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। यानी मैं उनके नाम ले रहा हूं जो एनडीए के समर्थक दल हैं, बीजेपी के समर्थक दल हैं। यानी कि महाराष्ट्र में आप देखिए रामदास अठावले हो, वो बीजेपी के साथ में है, अजीत पवार बीजेपी के साथ में है, बिहार में चिराग पासवान जो है बीजेपी के साथ में है और नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ में है। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि 2 सीटें आखिर किसके लिए छोड़ी गई हैं। क्या ये 2 सीटें चिराग पासवान को दी जा सकती हैं, या फिर ये 2 सीटें जेडीयू को दी जा सकती हैं, या फिर 2 सीटों पर बीजेपी अपने ही प्रत्याशी उतारने वाली है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मेरे मौजूद हैं। तो हम राहुल जी से जानना चाहेंगे, राहुल जी आपको पता है कि पिछले काफी समय से दिल्ली की चुनाव की सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, और बढ़े भी क्यों नहीं, क्यों नॉमिनेशन का दिन नजदीक है, कल ही नॉमिनेशन की फाइल करने की अंतिम डेट है। तो ऐसे में सभी पार्टियों ने प्रत्याशी उतार रखे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस चुनाव में बहुत ज्यादा सुस्त दिखाई दी। पहले तो प्रत्याशी उतारने में देर लगाई और उसके बाद में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने प्रत्याशी उतारे, और अभी भी देखा जाए तो 2 प्रत्याशियों यानी 2 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। तो इस पर आप कैसा देखते हैं, क्या 2 सीटों पर बीजेपी कल तक अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है, या फिर बीजेपी अपने गठबंधन को बचाने के लिए जेडीयू को यहां पर उतार सकती है क्योंकि नीतीश कुमार पहले से नाराज चल रहे हैं, या फिर चिराग पासवान का नाम भी सामने है कि वो चिराग पासवान इस बार दिल्ली के अंदर अलग बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतार भी दिए हैं। तो क्या ये 2 सीटें भी चिराग पासवान को दी जा सकती हैं, या फिर कोई और ऐसा एनडीए का सहयोगी दल है जिसके लिए ये सीटें छोड़ी गई हैं, या फिर बीजेपी या एनडीए इन 2 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ेगा? इसको लेकर आप कैसा देखते हैं? देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात है दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो इस लिहाज से और ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो जहां आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत हद तक पीछे रही है। और देखिए अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा समय नहीं बचा है चुनाव को, 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 तारीख को नतीजे हैं, और इससे पहले हम क्या देख रहे हैं कि अभी बीजेपी उम्मीदवार ही फाइनल नहीं कर पाई है। तो ये बीजेपी की कहीं ना कहीं हताशा जरूर नजर आती है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं नई दिल्ली सीट का जिक्र करना चाहूंगा कि नई दिल्ली जैसी सीट जहां पर देखिए प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने उतारा है, लेकिन खबर सामने आती है कि उनकी पत्नी स्वाति सिंह भी बीजेपी से ही उन्होंने नामांकन भर दिया, यानी कि ये देखा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा का नामांकन रद्द हो सकता है। तो वहीं बीजेपी जो है फिर स्वाति सिंह पर दांव खेलती नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए एक मैं चीज अब्बास भाई देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हताशा तो जरूर है, क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश के माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, इस उपचुनाव से पहले की हम हालात देख रहे थे कि जब एक डेट फाइनल की गई उसको आप आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब चुनाव हो रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिन्हें आप वोट नहीं डालने देते। उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं धांधली जैसी चीज़ें भी नज़र आती हैं। और उसके बाद अगर मैं हरियाणा की तरफ भी देख लेता हूँ बस भाई, कि हरियाणा में भी हम देख लेते कि बीजेपी के अंदर फुटमस मची थी और वहाँ पर भी बीजेपी नहीं तय कर पा रही थी कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, कैसे चुनाव को जीता जाए। तो बीजेपी के अंदर जो हताशा शुरू हुई है या जो माहौल उनके अंदर नज़र आ रहा है वो ये चीज़ें बताते हैं कि शायद बीजेपी का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है।
और यहाँ पर मैं चिराग पासवान की बात कर लेता हूँ, मैं या रामदास अठावले का जिक्र कर लेता हूँ, या अगर हम बात यहाँ पर देखिए अजीत पवार का जिक्र कर लेते, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि चलिए ठीक है, मैं चिराग पासवान का हम समझते हैं कि दिल्ली में उतर रहे हैं, लेकिन रामदास अठावले का उतरना, अजीत पवार का उतरना, ये किसी भी लिहाज से कुछ समझ नहीं आ रहा। और देखिए क्या ये क्या चिराग पासवान बीजेपी जी, को चैलेंज देना चाहते हैं रामदास अठावले या अजीत पवार? जी बिल्कुल अब्बास भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के ही अपने लोग हैं। और जिस तरीके से देखिए, मैं महाराष्ट्र का फिर से जिक्र करना चाहूँगा कि जब महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसके जो नतीजे आए, जो सरकार वहाँ बनी, जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें हम क्या देखते हैं कि देखिए रामदास अठावले सोच रहे थे कि जो उनके जीते हुए प्रत्याशी हैं, कम से कम उन्हें फडणवीस के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, वो नहीं होता नजर आया, इससे नाराज थे। और खबर थी कि शपथ ग्रहण में भी नहीं उनको बुलाया गया था। और देखिए अजीत पवार का अगर हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं, तो अजीत पवार भी जिस तरीके से सोच रहे थे कि भैया तीन मंत्रालय बड़े उन्हें दिए जाएंगे, वो भी उस हिसाब से होता नजर नहीं लेकिन आया। मैं उन 2 सीटों का जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने 68 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार क्यों उतारे, क्योंकि आज उसने 9 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है, जबकि संभावना ये थी कि 11 प्रत्याशी जो उसके बचे हुए हैं, 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। तो आप उन 2 सीटों पर जिसने बीजेपी ने अभी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, उस पर क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? क्या वो जेडीयू के खाते में जा सकती हैं? क्या चिराग पासवान को दे सकते हैं, या फिर बीजेपी अपने ही प्रत्याशियों को उन दोनों सीटों पर भी कल तक उतार देगी? देखिए बस भाई, ये तो खैर ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। बीजेपी किस स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है, बीजेपी के मन में क्या चल रहा है, और क्यों वो इतने लेट से उम्मीदवार उतार रहे हैं, ये वही सोचे। लेकिन जो बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बीजेपी हताश है, डरी हुई है। आपका अपना कोई एजेंडा नहीं है। आप कहाँ बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम दिल्ली की सड़कों को ऐसे बना देंगे जैसे अमेरिका की सड़कें। रमेश बिदूड़ी का जरूर बयान आता है, वो भी अमर्यादित बयान अगर मैं कहूँ। आप प्रियंका गांधी के गालों का जिक्र करते हैं, आप बार बार सीएम आतिशी को लेकर गलत बयानबाजी देते हैं। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी के वही लोग हैं जिस पेड़ पर बैठे हैं, उसी को काटने पर तुले हुए हैं। और शायद इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर जहां तक देख रहा हूं कि बंगाल में आज से कुछ टाइम पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो बीजेपी के नेताओं ने अपनी जुबान से इस तरीके की चीज़ों के बारे में जिक्र किया था, या यह इस तरीके के शब्दों को वो बोल रहे थे जो मैं ऑन द कैमरा बोल भी नहीं सकता। और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, भले ही जैसे भी हैं, लेकिन आपको अपने मुद्दों पर अड़िग रहना चाहिए, आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर उनको लेकर गलत बयानबाजी की, और यही गलत बयानबाजी अगर मैं बात करूँ, देखिए आजम खान जैसे जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज उम्मीदवारों में रहे, उन्होंने जया प्रदा को लेके जो बातें कही थी, उसका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान, आजम को नुकसान होता नजर आया। तो देखिए बीजेपी की भी अगर देखा जाए तो वही मनोदशा फिलहाल नजर आ रही है। और देखिए चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान को लेकर आप सवाल कर रहे थे कि क्या मोदी के जो हनुमान है चिराग पासवान, वो क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे? बिल्कुल बिगाड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये वही चिराग पासवान है जो बीजेपी के खिलाफ मुखरता से हमेशा से खड़े रहे। भले ही ये एनडीए के सहयोगी दलों में एक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग हो, या जो अभी हाल ही में बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था री एग्जाम को लेकर, उसमें वो नीतीश को घेरते नजर आए, सरकार को घेरते नजर आए, पासवान समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर बात करते नजर आए, दलित बस्ती बिहार में जलाकर राख कर दी गई थी, उस पर वो बोलते नजर आए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को लेकर आया था, उस पर वो बात करते नजर आए हैं। तो ऐसी अगर बात करें तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। देखिए वक्फ बोर्ड जैसा मुद्दा भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने उस पर अपनी बात रखी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान, देखिए अभी मैं अगर बात करूं बिहार का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, 20 सीटों की मांग जितन राम मांझी ने कर दी है, तो और जिस तरीके से सीटों का जिक्र अगर हम कहें बिहार में, चिराग भी चाहेंगे कि उन्हें भी कम से कम 20-30 सीटें दी जाएं। तो ये वो चेहरे हैं जो बीजेपी के लिए भरोसेमंद भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में अगर उतरते हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को
होता ही नजर आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि भले ही बीजेपी दिल्ली का विधानसभा चुनाव न जीते, लेकिन शायद वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का जो है वो बढ़ता जरूर नजर आएगा। और बहुत सारी, देखिए, मैं सीटों का जिक्र ऐसा करना चाहूंगा जो बहुत हॉट सीट है और यहाँ का मुकाबला वाकई देखने में दिलचस्प रहेगा, जिनमें मैं अगर करावल नगर सीट का जिक्र कर लूँ, जहाँ से कपिल मिश्रा को उतारा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वहां पर त्यागी उतरे हुए हैं, उनके बीच में बहुत बड़ी टक्कर है। कालका जी सीट पर अगर मैं बात करूं, रमेश बिदूड़ी, अलका लांबा और सीएम मौजूदा जो आतिशी हैं उनके बीच में। नई दिल्ली सीट की बात कर लें, परवेश वर्मा है, अरविंद केजरीवाल हैं, संदीप दीक्षित हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से, देखिए, पड़पड़गंज जो सीट है वो कहीं ना कहीं फंसती नजर आ सकती है। मनीष सिसोदिया की जंगपुरा वाली सीट का देखेंगे माहौल कैसा रहेगा। तो ये कुछ ऐसी सीटें, प्रमुख सीटें हैं जिनका वाकई माहौल देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के अपने ही सहयोगी जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को आने वाले वक्त में नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि बीजेपी के सहयोगी जो दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं वो सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये 2 सीटें किसके लिए छोड़ी गई हैं, ये अभी भी एक संशय बना हुआ है। ना तो बीजेपी ने ये कहा है कि हम इन 2 सीटों पर कल तक प्रत्याशी उतारेंगे, और ना ही जेडीयू की तरफ से कोई मैदान में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये 2 सीटें पर एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी भी या फिर नहीं, क्योंकि हो सकता है कि 68 सीटों पर ही बीजेपी चुनाव लड़े। और ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से चाहे रामदास अठावले हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे चिराग पासवान हो, इन्होंने दिल्ली में प्रत्याशी उतारकर सीधा सीधा इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। और जो बीजेपी कुछ फाइट कर भी सकती थी वो ई टांग उनकी पकड़ कर खींच देंगे, यानी कि बीजेपी अब फाइट पे नहीं है। एक बार फिर से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने वाली है। हालांकि मेरे सहयोगी ने यह भी बताया कि बीजेपी का कुछ वोट बैंक प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता उससे नहीं आने वाली। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।